दिल्ली सल्तनत के बारे में आज हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम आपके डेट आ चुकी है। जो 2 पेपर बाकी हैं, गणित और सामाजिक विज्ञान, इनमें गणित की क्लास आपकी चल रही है और आज मैं सामाजिक के बारे में जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने दिल्ली सल्तनत काल, उसके बारे में हम बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत काल में कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया और कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े और किस प्रकार से भारत में फिर दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल सत्ता स्थापित हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल का सबसे पहले हम समय देखते हैं तो वो समय है 1206 से 1526। कब से कब तक? 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत काल कहलाता है। अब हम बात करें दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना कैसे हुई। तो दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना में महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 1191 और 1192 में 2 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे, वो आपको मालूम ही है कौन से हैं। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। जब तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया, तब भारत पर उसका अधिकार हो गया, दिल्ली पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। अब वो तो यहाँ से वापस, मोहम्मद गौरी तो भारत से वापस तुर्क लौट गया, क्योंकि तुर्की था ये, और तुर्क लौटने के कारण अब भारत में इसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता सौंपी थी। सत्ता सौंपकर कुतुबुद्दीन ऐबक को ये मोहम्मद गौरी तुर्क चला गया था। इसी कारण 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने एक नए राजवंश गुलाम वंश की स्थापना की, जो सबसे पहला दिल्ली सल्तनत का राजवंश है। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला राजवंश कौन सा है? गुलाम वंश। गुलाम वंश का काल है 1206 से 1290। तो सबसे पहले तो आपको ये गुलाम वंश के बारे में ध्यान रखना है कि इसका काल क्या है, 1206 से 1290। दूसरा महत्वपूर्ण काल है, वंश है, वो है खिलजी। खिलजी वंश का काल है 1290 से 1320। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण वंश है तुगलक वंश। कौन सा है? तुगलक वंश, जिसका काल है 1320 से 1414। तीसरा इसमें आता है सैयद वंश। सैयद वंश का काल है 1414 से 1451। अंतिम इसका है लोदी वंश। लोदी वंश का काल है 1451 से 1526। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, दिल्ली सल्तनत में हम ये 5 राजवंशों के बारे में बात करते हैं। तो पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और 5वां और अंतिम राजवंश है सल्तनत काल का, वो है लोदी। इससे पहले हमने पहली क्लास में भी बात की थी। इस वंश को समाप्त करके बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की थी। तो मुग़ल काल के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इन 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर अपना शासन चलाया था। अब हम एक एक करके इनके बारे में थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में।
गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, सवाल सीधा सा पूछा जाता है। तो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सवाल सीधा सा ही 1 नंबर का पूछा जाता है 10वीं की परीक्षा में। सवाल सीधा सा आएगा, गुलाम वंश की स्थापना कब और किसने की? तो कब की? 1206 में। और किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब इसका काल भी क्या है? 1206 से लेकर 1210 तक है। ज़्यादा लंबा इसका शासनकाल नहीं है। कहा जाता है कि चौगान खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी और कुतुब मीनार का निर्माण भी इसी के समय शुरू हुआ था, जो इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। तो एक काम तो यह है इसका महत्वपूर्ण, और इसका काल जो है 1206 से लेकर 1210 तक है। इसके बाद इस वंश में महत्वपूर्ण शासक हुआ इल्तुतमिश, जो इसका दामाद था, जिसका काल है 1211 से 1236। इसने भी कई महत्वपूर्ण युद्ध किए। अमीरों के साथ इसका मतभेद था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण इल्तुतमिश शासक बन गया। तो एक गुट इल्तुतमिश से काफ़ी नाराज था। तो इसका काल आपको ध्यान रखना है 1211 से 1236 तक। अगली एक महत्वपूर्ण शासक है रजिया सुल्ताना, जो 1236 से 1240 तक शासन करती है। महिला शासक, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें कि एक महिला शासक थी जो दरबार के अंदर कुला और टोपी लगाकर आती थी। कोट और टोपी पहनकर ये दरबार में आती थी। इससे भी साम्राज्य में कई जो इसके खिलाफ थे, जो इसके खिलाफ गुट बना रहे थे, जिसके कारण इसको भी सत्ता संभालने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इस प्रकार 1240 में ये भी मर गई। इस प्रकार धीरे धीरे अब गुलाम वंश अपने पतन की ओर अग्रसर हो चुका है। इसमें ऐसे कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं हुए जो अपनी सत्ता का विस्तार कर सकें, अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकें। लेकिन इसके बाद अब अगला राजवंश जो आता है वो है खिलजी। एक महत्वपूर्ण है इस दिल्ली सल्तनत काल में खिलजी राजवंश की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो थोड़ी सी बात हम खिलजी राजवंश के बारे में करते हैं। खिलजी वंश खिलजी वंश की स्थापना 1290 में हुई थी और 1320 तक। सत्ता की स्थापना करने वाला जलालुद्दीन खिलजी। कौन था संस्थापक? जलालुद्दीन खिलजी, जिसने 1290 से लेकर 1296 तक शासन किया। यह रणथंबोर को विजय करना चाहता था, लेकिन विजय नहीं कर पाया। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, जिसे हम क्लास में क्या कहते थे? एके के नाम से जाना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। इसका काल है 1290 से लेकर 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वपूर्ण क्रूर शासक था और बाजार पर नियंत्रण, गुप्तचर शासन प्रणाली, साम्राज्य का विस्तार इसने अच्छी तरीके से किया था। अब ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था और दामाद भी था। दामाद और भतीजा दोनों था। इसने मौका पाकर अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मार डाला और सत्ता पर अपनी स्थापना की। अब शासक कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। साम्राज्य विस्तार के लिए सबसे बड़ी बाधा इसके लिए सबसे पहले कौन थी? वो थी रणथंबोर। क्योंकि रणथंबोर दिल्ली के एक तो नज़दीक था। जब भी दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी बाहर जाए
तो इसको हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं हमीर, इस समय रणथंभौर पर हमीर शासक कर रहा था, हमीर इसके दिल्ली पर आक्रमण ना कर दे, इसलिए सबसे पहले ये रणथंभौर पर विजय करना चाहता था। दूसरा इसका एक कारण और था कि गुजरात जाने पर ये रास्ते में आता था, जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परेशानी हो सकती थी, इसलिए भी ये रणथंभौर पर अधिकार करना चाहता था। फिर अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे जो वहाँ से भाग गए थे, उन दोनों को शरण किसने दे दी? हमीर ने दी, और यही युद्ध का कारण बन गया। हमीर से कहा गया कि तू मुझे मेरे दुश्मनों को मुझे सौंप दे, नहीं तो मैं फिर युद्ध करूँगा। हमीर अपने अतिथोभाव सद्भाव के कारण, राजपूती खून के कारण इसने हमेशा सच का साथ दिया और अपने आए हुए दरबार में अतिथियों को सौंपा नहीं। इसने युद्ध करना तय किया और 1301 में, इससे पहले भी 1299 में और 1301 तक लगातार अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं ने आक्रमण किया झांसी के किले पर, जो रणथंभौर की कुंजी। सवाल सीधा सा पूछा जाता है कि रणथंभौर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो रणथंभौर की कुंजी किसे कहा जाता है? झांसी का किला। सवाल आपको हमेशा याद रखना है कि झांसी के किले को रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है। झांसी पर एक बार अधिकार भी अलाउद्दीन खिलजी ने कर लिया था, लेकिन उसके सेनापतियों ने वापस अधिकार कर लिया। इस प्रकार लंबे समय तक 1301 में रणथंभौर पर अधिकार किसका हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का हो गया। लंबे संघर्ष के बाद रणमल और रतिपाल दो सेनापति थे, रणमल व रतिपाल हमीर के दो सेनापति थे। इन दोनों सेनापतियों को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया और गुप्त रास्ता बता दिया। रणमल रतिपाल ने रणथंभौर दुर्ग का गुप्त रास्ता बता दिया, जिसकी वजह से रणथंभौर में कहा जाता है अनाज खाने को भी नहीं मिला, और लंबे समय तक रहने के कारण अब रणथंभौर की हालत भी दयनीय हो चुकी थी। अब दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी विजय हुआ। तो सवाल आपसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि रणथंभौर का युद्ध कब हुआ? तो रणथंभौर का युद्ध 1301 में हुआ, और इस युद्ध में कौन विजयी हुआ? इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी विजयी हुआ। राणा हमीर की पत्नी हमीरासों में कहा जाता है, हमीरासों में क्या कहा जाता है कि रंग दे, जो हमीर की पत्नी थी उसने जौहर किया, अग्नि जौहर, और इसकी दूसरी पत्नी थी देवल दे, उसने जल जौहर किया। तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी और अपने सतीत्व की रक्षा की। इस प्रकार जल जौहर और अग्नि जौहर दोनों के साक्षी हमें रणथंभौर के युद्ध के बाद वहाँ से मिलते हैं, जिसमें हमीर रासों में कहा गया है कि रानी रंगदेवी ने अग्नि जौहर किया और उसके बाद उसकी दूसरी पत्नी जो देवल दे थी उसने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। अब एक युद्ध और है, इसका बड़ा महत्वपूर्ण है, वो भी 1303 का चित्तौड़ का युद्ध। कौन सा युद्ध? चित्तौड़ विजय कह दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था, इसके लिए रतन सिंह पर इसने आक्रमण किया। कई कहानियों में काल्पनिक कहानियाँ भी हैं, इस पे कई विवाद हैं, लेकिन अपन को यही याद रखना है कि पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया। और भी कई कारण हैं, वही कारण यहाँ पर भी है, साम्राज्य विस्तार करना और गुजरात जाते वक्त चित्तौड़ रास्ते में आना। चित्तौड़ एक शक्तिशाली शासन के रूप में उभर रहा था, जिसका डर भी हमेशा अलाउद्दीन खिलजी को लगा हुआ था। कई कारण हैं, एक कारण उनमें यह भी है कि पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। इसी कारण से 1303 में भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी रतन सिंह मारा गया और उसकी पत्नी ने
जौहर किया। तो 1303 का महत्वपूर्ण युद्ध है चित्तौड़ का युद्ध। इसके बाद इसने 1308 में जालोर, फिर 1311 में दक्षिण भारत, इसका एक महत्वपूर्ण अभियान था दक्षिण भारत का अभियान। इससे पहले जितने भी शासक हुए उनका महत्वपूर्ण जो साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी वो केवल और केवल उत्तर भारत ही था, लेकिन इसने अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत, ये संपूर्ण विश्व पर शासन स्थापित करना चाहता था, इसलिए इसने दक्षिण भारत का अभियान किया। और दक्षिण भारत के अभियान पर इसने अपने महत्वपूर्ण सेनापति मलिक काफूर को भेजा था और उसको बड़ी सफलता मिली। देवगिरी विजय, दक्षिण भारत में इसने देवगिरी को विजय कर लिया। मलिक काफूर इसे गुजरात अभियान के समय हाथ लगा था और वहीं से मलिक काफूर को अपने साथ ले गया और वहीं से इसने दक्षिण भारत पर मलिक काफूर को भेजा, दक्षिण भारत अभियान पर, और इसने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। इस बारे में महत्वपूर्ण 2, 3, 4 युद्ध जो हैं अलाउद्दीन खिलजी के 10वें के हिसाब से वो महत्वपूर्ण है, रणथंबोर, चित्तौड़, जालोर और उसके बाद दक्षिण भारत का अभियान। तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। फिर 1316 के अंदर इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद वहीं खिलजी वंश में भी कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं हुए और खिलजी वंश का धीरे धीरे पतन हो गया। अगला है तुगलक। तुगलक वंश 1320 से 1414। गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक कौन है? एक तो आपको इन 5 राजवंश के संस्थापक याद होने चाहिए। गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन शासक बना? मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन कितना था? 1325 से 1351। मोहम्मद बिन तुगलक को कई नामों से भी जाना जाता है, लेकिन एक सवाल सीधा सा पूछा जाता है परीक्षा में कि मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं कौन कौन सी थी। कई बार 10वीं की बोर्ड में ये परीक्षाओं में सवाल आया हुआ है। सवाल सीधा सा है, मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं के बारे में बताइए। तो 5 योजनाएं कौन कौन सी हैं वो आपको याद होनी चाहिए। 2 आप में करवर्दी, दूसरा सांकेतिक या राजधानी परिवर्तन, तीसरा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, कराची अभियान, खुरासान अभियान। पांच महत्वपूर्ण योजनाएं हैं किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। आपको याद होना चाहिए ये पांचों कि उसने क्या किया। जैसे ही शासक बना 2 आप में कर वृद्धि, मतलब भू राजस्व में वृद्धि की, लेकिन जैसे ही उसने वृद्धि की और वहाँ अकाल पड़ना शुरू हो गया, जिसके कारण किसानों की हालत खराब हो गई और अब राजस्व में भी लगातार कमी हो रही थी। इसने वृद्धि तो कर दी लेकिन किसानों के पास देने के लिए कर नहीं था, तो ये योजना भी इसकी असफल हो गई। राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन की। राजधानी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसने सोचा कि दक्षिण भारत पर अपनी नींव मजबूत करने के लिए वहीं से शासन करना उचित रहेगा, इसलिए इसने दिल्ली से देवगिरी को राजधानी परिवर्तित किया, जिसे हम दौलताबाद भी कहते हैं। अब जब इसने राजधानी परिवर्तन तो कर दी, लेकिन दिल्ली से सारे लोगों को ले जाना इसके लिए बहुत मुश्किल हो गया और ये योजना भी इसकी असफल हो गई।
तीसरा है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। अब सांकेतिक मुद्रा का जब इसने प्रचलन किया, नई मुद्रा, नई करेंसी छापी, अब लेकिन उसमें क्या किया इसने, कोई स्टाम्प वगैरह उस पर नहीं लगाया, जिसके कारण इसमें कालाबाजारी हो गई और कालाबाजारी होने के कारण सांकेतिक मुद्रा की जो योजना थी वो भी इसकी विफल हो गई। तीसरा, कराची अभियान भी इसका सफल नहीं रहा और खुरासान अभियान में भी इतनी इसको सफलता नहीं मिली। तो 5 योजनाएं हैं, पांचों योजनाएं इसकी असफल हो गई, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक को भूला बिसरा कई बातों के नाम से जाना जाता है। तो ये सवाल आपको ध्यान रखना है, 5 योजनाएं। अब 1451 में, सॉरी, अगला वंश है सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना 1414 में खिज्र खां। सवाल ये कि महत्वपूर्ण है यहाँ से, वो है ये कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खां। क्योंकि परीक्षा में कई बार सवाल आएगा, 5 राजवंश आपको दे दिए जाएंगे इधर और उन 5 के संस्थापक, तो उनको मिलाना होगा आपको ऐसे। तो ऐसे मिलाने में आपको संस्थापक के नाम और राजवंशों के नाम याद होने चाहिए। तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। अब अगला वंश है लोदी और अंतिम राजवंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन सा है, लोदी वंश। 1451 से 1526। गयासुद्दीन बहलोल लोदी। संस्थापक कौन है, बहलोल लोदी। इसके बाद सिकंदर लोदी, महत्वपूर्ण शासक, जिसने आगरा शहर बसाया 1504 में। और इसके बाद इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के युद्ध महाराणा सांगा के साथ भी हुए और इसके बाद एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ जो है 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध। ये आपको मालूम है, बाबर व इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। और इसी युद्ध ने, पानीपत के प्रथम युद्ध ने ही दिल्ली सल्तनत काल को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और भारत में एक नए राजवंश, मुगल राजवंश की स्थापना कर दी। तो भारत में अब एक नए राजवंश, मुगल राजवंश की स्थापना हो गई। तो इस प्रकार से हमने दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों के बारे में जितनी 10वीं क्लास में हमने थोड़ी थोड़ी बात दी हुई है उसके ऊपर हमने चर्चा की है। दिल्ली सल्तनत का सीधा सा सवाल परीक्षा में कई बार आया हुआ, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, आगे भी इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। तो 5 राजवंशों के संस्थापक कौन थे, महत्वपूर्ण ये याद रखना क्योंकि ये अंतिम युद्ध था 1526 का, जिसने दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों को अब समाप्त कर दिया और लोदी वंश भी समाप्त हो चुका है। भारत में एक नए राजवंश की स्थापना हुई थी, वो कौन सा था, मुगल राजवंश। तो अब भारत पर किसका अधिकार हो गया, मुगलों का अधिकार हो गया था। तो अब इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, एक महत्वपूर्ण है आपकी गुलाम वंश, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, या फिर हम बात में खिलजी वंश की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी पर कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी आप आराम से किताब में देखिए कौन कौन से हैं युद्ध हैं उसके, किस प्रकार उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और एक सवाल भी मैंने आपको बताया था, ये MBT का मोहम्मद बिन तुगलक का 5 योजनाएं, ये भी सवाल पूछा जा सकता है दिल्ली सल्तनत काल से, या फिर इब्राहिम लोदी के बारे में सवाल आ सकता है। तो आज की क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में बात की है और अगली क्लास में जब हम बात करेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ जो 10वीं की बोर्ड क्लास में आपके होगा उसी के हिसाब से बात करेंगे।